नाम उमेश कुमार शुक्ला है और मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं आपको फिजियोलॉजी का हर एक चैप्टर पर डे पढ़ा रहा हूँ और जिसमें दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ मैं, द न्यूरॉन स्टिमुलस एंड एक्साइटेबिलिटी। ये बहुत ही बेसिक है नर्व मसल फिजियोलॉजी का। तो हम शुरू करने जा रहे हैं नर्व मसल फिजियोलॉजी। नर्व मसल फिजियोलॉजी को समझने के लिए ये चैप्टर आपके लिए बेसिक है, ये समझेंगे तभी आप आगे समझ पाएंगे। तो चलो बेसिक समझते हैं नर्व मसल फिजियोलॉजी का। देखिए, द न्यूरॉन स्टिमुलस एंड एक्साइटेबिलिटी। तो हम स्टिमुलस और एक्साइटेबिलिटी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरॉन आप पहले से पढ़े होंगे। न्यूरॉन में क्या होती है? सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं। ये टिपिकल न्यूरॉन का डायग्राम है। तो सेल बॉडी होगा, डेंड्राइट्स होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, निसल्स ग्रेनूल होंगे जिसे निसल्स मटेरियल भी कहते हैं, और एक्सॉन हिलॉक होगा। एक्सॉन हिलॉक हो गया। उसके बाद में स्वान सेल होंगी। स्वान सेल जहाँ माइलिनेट होती है ना, तो जहाँ पर माइलिन शीत नहीं होती उसे वहाँ पर क्या बनता है? नोड ऑफ रैनबेर बनता है। और एक्जान टर्मिनल, ये तुम्हारा एक्जान टर्मिनल होगा और ये तुम्हारा नर्व टर्मिनल होगा। तो ये जिसे सिनेप्टिक बटन से कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें होंगी जो न्यूरॉन के बारे में जानना चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है आखिर? स्टिमुलस ए चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इवोक्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सेल। एक ऐसा चेंज इन किसी इन्वायरमेंट में जो एक रिस्पांस पैदा कर दे किसी सेल में। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि जो स्टिमुलस होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सभी जितनी भी लिविंग सेल होती हैं सब में क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पांस, स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस देती हैं। स्टिमुलस चाहे केमिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, वो उसके प्रति रिस्पांस देती हैं। तो ऑल लिविंग सेल आर एक्साइटेबल। जितनी भी लिविंग सेल हैं धरती पर वो क्या हैं? एक्साइटेबल हैं। इलेक्ट्रिकल रिस्पांस जो होता है वो चेंज हो जाता है बायोलॉजिकल रिस्पांस में। इलेक्ट्रिकल रिस्पांस शुड बी चेंज इन बायोलॉजिकल रिस्पांस और फंक्शन हो जाता है। लोकल चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अकर इन। अगर हम लोकल चेंज देखें मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ये तो हो गया सेल टू सेल। सेल टू सेल मान लो दो एक्जान, एक एक्जान ये है, दूसरा एक्जान ये है, इसके बीच में ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, या आगे ट्रांसफार्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे सेल होती हैं जहाँ पर अंदर ही, सेल के अंदर ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, तो उसे कहते हैं लोकल चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अकर्स, ठीक है। तो इसके लिए ये इसका एग्जांपल है ग्लैंडुलर सेल्स, माइक्रोफेजेज, सिलिएटेड सेल्स एंड ये एक्टिवेट सेल फंक्शन। अगर इसमें एक्साइटेशन होगा तो ये एक्टिवेट कर देंगी सेल फंक्शन को। स्टिमुलाई आर एक्सट्रीमली वेरिएबल, मे बी प्रेशर, टेम्परेचर, ये तुम्हारे फिजिकल हो गए। उसके बाद केमिकल या इलेक्ट्रिकल। तो स्टिमुलाई वेरिएबल होते हैं, ये तुम्हारे फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं। इनको बांटा गया है जैसे कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई और सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई क्या है? लीस्ट स्टिमुलाई जिस पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए उसे क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। जस्ट इलिसिट एक्शन पोटेंशियल, तो वो उस स्टिमुलाई को क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। उसके अगर थोड़ा सा नीचे है तो कहेंगे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, और अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई से ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल उसे कहेंगे सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। नाउ वी सी अबाउट एक्साइटेबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग सेल टू रिस्पॉन्ड टू ए चेंज इन एनवायरनमेंट। इसे क्या कहते हैं? एक्साइटेबिलिटी। कि उसकी प्रॉपर्टी जो है लिविंग सेल की रिस्पॉन्ड करने की, जो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ उसके प्रति, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ उसके प्रति जो रिस्पांस होता है उसे क्या कहते हैं? एक्साइटेबिलिटी। लोकल पोटेंशियल चेंज आर कॉल्ड एक्यूट लोकल पोटेंशियल। अगर कहीं पर लोकल पोटेंशियल चेंज हो रहा है, अभी इसको आप डायग्राम से समझेंगे, तो लोकल पोटेंशियल चेंज होता है उसे कहते हैं एक्यूट लोकल पोटेंशियल। व्हेन दे फेल टू इलिसिट एन एक्शन पोटेंशियल, जब लोकल पोटेंशियल फेल हो जाता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में तो उसे कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। अगर लोकल पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो अगर तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाया तो उसे क्या कहेंगे? सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये डायग्राम में आप समझिए। देखिए डायग्राम में कहीं ये मान लीजिए कोई टिश्यू है, आपको स्टिमुलस दिए, कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिए, आप फिजिकल दिए, केमिकल दिए, या इलेक्ट्रिकल दे दिए, इलेक्ट्रिकल शॉक दे दिए। तब यहाँ पर मसल्स में मान लीजिए आप दिए या नर्व में दिए, मान लो यहाँ पर पिंच किया तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो जाके आगे ट्रांसफॉर्म करेगा एक्शन पोटेंशियल को। तो मान लो थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल दिया, थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल दिया, यानी थोड़े मिली वोल्ट के लिए, यहाँ पर क्या है? माइनस में होगा। ये -85 टू -90 जाने पर ही, -90 जाने पर क्या होता है?
कुछ थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ देखो ये ए पॉइंट पे, देखो ए पॉइंट पे ये एक्यूट सब थ्रेशोल्ड कहलाता है। जैसे ए से बी के बीच में क्या है, एक्यूट सब थ्रेशोल्ड है, यानी कि 0 से 1 मिलीसेकंड के लिए इसका रिस्पांस होगा। उसके बाद बी और सी के बीच में 1 से 2, यानी कि ये लगभग 2 मिलीसेकंड में क्या होगा, थ्रेशोल्ड जनरेट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। लेकिन थ्रेशोल्ड जनरेट होने के बाद में भी कुछ यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ता है, इसे कहते हैं लेटेंट पीरियड। क्या कहते हैं, लेटेंट पीरियड, छुपा हुआ पीरियड। उसके बाद में आपका जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, उसके बाद जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बस केवल यहाँ पर हमको इस चैप्टर में केवल बेसिक कुछ चीज़ें बतानी है। उसके बाद में इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन के लिए अलग पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के लिए अलग एक्साइटेबिलिटी पढ़ेंगे, मसल्स के लिए अलग पढ़ेंगे और नर्व के लिए अलग पढ़ेंगे। उसका एक्शन पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है और मायोकार्डियल टिश्यू के लिए अलग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें बस केवल आप जान लीजिए कि मिली वोल्ट और मिली सेकेंड में ग्राफ है। ठीक है, हमको वोल्टेज दिया जा रहा है, तो छोटा सा वोल्टेज होगा तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से लेकर सी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल है उसे कहेंगे लोकल पोटेंशियल। क्या कहेंगे, लोकल पोटेंशियल, जो इलिसिट नहीं कर पाता है एक्शन पोटेंशियल को, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन जब आपको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिल गया, तब क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जा रहा है। और लेकिन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिलने के बाद में भी कुछ समय लगता है, जिसे कहते हैं लेटेंट पीरियड। जिसे क्या कहते हैं, लेटेंट पीरियड कहते हैं। देखिए -90 टू -85 पे चेंज होता है, तो तुम्हारा क्या होता है, ये तब तक ही रहता है क्या, एक्यूट सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ही रहता है। अब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स कुछ होते हैं जिन्हें स्टेबलाइजर कहते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन को एक्साइट नहीं होने देते हैं। इसकी हमको ज़रूरत होती है जब हम सर्जरी करते हैं एनेस्थीसिया के रूप में। एनेस्थीसिया दिया जाता है क्योंकि मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को रोक दे या नर्व की एक्साइटेबिलिटी को रोक दे, जिससे जो जहाँ पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर नर्व एक्साइट ना हो और मसल एक्साइट ना हो, जिसके कारण पेशेंट को पेन ना फील हो। तो इसके लिए मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स दिए जाते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो होता है वो डिक्रीज कर देता है परमेबिलिटी टू सोडियम आयंस। जो सोडियम आयंस होते हैं उनकी परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, जिससे उनकी एक्साइटेबिलिटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है। अब सोडियम आयन की परमेबिलिटी को रिड्यूस कर दिया, यानी कि सोडियम चैनल खुलेंगे नहीं। सोडियम चैनल खुलेंगे नहीं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा नहीं। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो जो नर्व होंगी वो एक्साइट नहीं होंगी। सो कैल्शियम आयन कॉल्ड स्टेबलाइजर, इसलिए कैल्शियम आयन को स्टेबलाइजर कहते हैं। एक दवाइयाँ दी जाती हैं एनेस्थीसिया, प्रोकेन एंड टेट्राकेन। तो प्रोकेन एंड टेट्राकेन दिया जाता है लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में क्या आता है, प्रोकेन एंड टेट्राकेन। ये रिड्यूस कर देती हैं एक्शन पोटेंशियल स्ट्रेंथ अपान एक्साइटेबिलिटी थ्रेशोल्ड, यानी कि इसके रेशियो को क्या कर देती हैं, रिड्यूस। और जिसके कारण सोडियम चैनल्स ओपन नहीं हो पाते हैं, होते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। और जो ये रेशियो है इसे कहते हैं सेफ्टी फैक्टर। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हो गई आपकी नर्व मसल फिजियोलॉजी शुरू करने से पहले। ये आपको गाइडन हॉल में पूरे चैप्टर के रूप में मिल जाएगा। मैंने उससे अच्छे पॉइंट पूरा निचोड़ निकाल के यहाँ पर दिया है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा। अगला चैप्टर नर्व का एक्शन पोटेंशियल, रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, एक्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, और कैसे नर्व मसल कंडक्शन होता है, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो कैसे आगे ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को अपना शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।